Hello everyone. Today's topic is Immanuel Kant, his critical philosophy, the concept of transcendental idealism, appearance and things in themselves. कांट जिस तरह की जब हमने बर्कले पढ़ा था तो बर्कले के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। उसी तरह जब हम कांट पढ़ेंगे तो कांट के फिलॉसफी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी दूसरी चीज़ उसमें इंक्लूड होगी ही होगी। इसलिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करके आंसर को कंप्लीट करते हैं। दो अ, अ, दो लेक्चर में पूरे कांट को कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि कांट बहुत एक्सटेंडेड फिलॉसफी है और उनके जो नोशंस हैं वो बहुत डीप हैं। बट मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट मैं आपको बता पाऊँ इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो। पहले हम देखेंगे कि इम्प्रेसिज्म एंड रैशनलिज्म जो मैं पहले भी अपनी एक सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ, इनका डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिसिज्म। और आज हम स्मॉल या ब्रीफ में हम इसको देखेंगे कि ये हैं क्या और फिर इनको इनको कैसे मर्ज करके या क्रिटिसाइज करके कांट अपनी क्रिटिकल फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करते हैं और उनका ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या है। और यहीं से वो दो जो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, अपीयरेंस एंड थिंग्स इन देमसेल्फ, ये क्या है। आज इतना हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी ये चीज़ हम करेंगे सेकंड वीडियो में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। So, we all have many things going on in our mind, such as beliefs, desire, hope, dreams, imaginary figures, knowledge, love, hatred, बेसिकली इमोशंस, है ना। हमारा जो माइंड है वो इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है। अक्सर ये सवाल जो हम नहीं करते हैं वो हमें करना चाहिए कि ये चीज़ें, या इनको हम कलेक्टिव फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं आइडियाज़, है ना। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? हैव यू एवर कंसिडर्ड देयर सोर्स? इनका सोर्स क्या है? How do they come to be part of thinking process, or how do they become ideas in our mind? कैसे ये चीज़ें आइडिया में बदल जाती हैं, हमारे माइंड में आ जाती हैं। there is two there are two source of our ideas according to western philosophy। और वेस्टर्न फिलॉसफी में दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, दो प्रिंसिपल ऐसे हैं जहां आपको लगेगा कि यहाँ से भी आइडिया आ रहा है और यहाँ से भी आइडिया आ रहा है। अब सही क्या है? अब कांट जो है, कांट ने किसी एक को सही नहीं कहा। यहाँ पे जो दो सोर्स हैं, एक एम्प्रिसिज्म, एक रैशनलिज्म, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, अनुभववाद और तर्कवाद। तो अब ये क्या है? क्या एम्प्रिसिज्म सही है या रैशनलिज्म सही है, या दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही हैं? कांट ने किस तरह से इनको अपनी फिलॉसफी में यूज़ किया है? First is empiricism. Empiricism refers to the knowledge that is only attained through senses. किसके थ्रू? जो 5 सेंसेस है हमारी। एनीथिंग दैट कैन बी टेस्टेड, टच्ड, हर्ड, सीन, फिजिकली एक्सपीरियंस्ड फॉल्स अंडर एम्पिरिसिज्म। कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जो नॉलेज गेन करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो किसके अंदर आता है? एम्पिरिसिज्म के अंदर। द फ्रेज सीइंग इज बिलीविंग, यानी आप जो देखते हैं वही सत्य है, वही विश्वास के लायक है, इज एग्जाम्पल ऑफ एम्पिरिसिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, द सोल एंड द गॉड etc. don't fall under the umbrella of empiricism, since they cannot technically be experienced through one sense. तो इस तरह से
जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है या गॉड का कॉन्सेप्ट है या इन्फिनिटी का या फिर लिबरेशन का, ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये हमारे एम्प्रेसिज्म के ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें सेंसेस के थ्रू, डायरेक्टली सेंसेस के थ्रू कभी भी परसीव नहीं कर सकते। Empiricism emphasis on a posteriori knowledge. This is important क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे तो आप आगे भी पढ़ेंगे ए प्रायराई एंड ए पोस्टराई नॉलेज, और कांट के फिलॉसफी में इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। सो ये याद रखिए कि जो एम्पिरिसिज्म है वो किस टाइप के नॉलेज को फॉलो करता है, दैट इज ए पोस्टराई। सो empiricism hold that each of us is born with a mind that is like a tabula rasa, which we discussed earlier. Tabula rasa, that is blank slate or blank table, यानी जो हमारा माइंड है वो ब्लैंक है, on which nothing is written, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, and to which we add content through experience, and हम एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभव के द्वारा हम अपने माइंड में लिखना शुरू करते हैं या फिर नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हैं। नॉलेज दैट इज डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस और विच अराइजेस आफ्टर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ए, यू कैन यूज इट एज अ डेफिनेशन कि ए पोस्टराई नॉलेज क्या है, जो एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलता है या इस तरह का ज्ञान जो एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट है, वो ए पोस्टराई नॉलेज है। सिंस ए पोस्टराई नॉलेज इज एम्पिरिकल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। नाउ रेशनलिज्म opposed to empiricism is rationalism and the view that reason is the primary source of knowledge. Rationalists promote mathematical or logical knowledge. Such knowledge can be grasped through reason alone without involving the sense directly. यानी ऐसा नॉलेज जो हमें सिर्फ रीज़न के थ्रू मिलता है ना, कि इनका मानना है कि नॉलेज हमें सिर्फ रीज़न के थ्रू ही मिलता है, सेंसेस के थ्रू नहीं। जैसे कि मैथमेटिकल नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज, लॉज हो गए, प्रिंसिपल हो गए। दे आर्ग्यू दैट नॉलेज एक्सिस्ट थ्रू रीजनिंग इज इटर्नल, बिकॉज, अब ये इटर्नल वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज इट एग्जिस्ट अनचेंज थ्रू आउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5। ये जो नॉलेज है ये पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही था, इसलिए इसको इटर्नल कहा है। सो जो रेशनलिज्म कहते हैं कि रीजनिंग के थ्रू, रीजनिंग को यूज करते हुए जो नॉलेज होती है वो इटर्नल होती है। फॉर इंस्टेंस एक अच्छा एग्जाम्पल है एक और, जिससे ये पता चलता है कि जो रीजनिंग है वो हमारे एक्सपीरियंस को बिलोंग नहीं करती। rationalists are impressed by the certainty and clarity of knowledge that reasoning provide, and they argue that this method should be applied to gaining knowledge of the word, कि इस तरह की नॉलेज को हम वर्ड की नॉलेज गेन करने में भी, इस मेथड को वर्ड की नॉलेज गेन करने में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, someone is watching a horror movie in a 3D movie theater. Okay, then audience is shocked when the hideous monster jumps out of the closet at the end of the hallway. But rationalism tells that there is no monster in the theater. यही है ना, देखिए हम हॉरर मूवी देखते हैं या हम कोई भी डरावनी मूवी देखते हैं तो जब भी छुपा हुआ भूत निकल कर आता है तो एक क्या होता है, हम जो ऑडियंस होती है, जो देख रहे होते हैं, तो वो डर जाते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं अचानक से। लेकिन हमारा रीज़न हमको बहुत जल्दी ये बताता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, ये तो एक सिर्फ मूवी है। Rationalism emphasis on a priori knowledge.
देखिए ये कैटेगराइजेशन हो गया ना। एम्पिरिसिज्म में हम क्या कर रहे हैं, वो किसको एम्फोसिस करता है, ए पोस्चराई नॉलेज को, और रेशनलिज्म किसको करता है, ए प्रायराई नॉलेज को। नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ए प्रायराई। ऐसा नॉलेज जो एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करता, जो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए देखिए सिंपल है, ए पोस्चराई नॉलेज जो एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, इसलिए वो क्या है, एम्पिरिसिज्म उसको फॉलो करता है। ए प्रायराई नॉलेज ये हमें एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए रेशनलिज्म इस नॉलेज को फॉलो करते हैं या बताते हैं। Rationalists maintain that reason is the basis of a priori knowledge, but where do we ultimately get the ideas on which reason is based? If not from observation or experience, तो हमें ऐसे आइडिया मिलते कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जो हमें एक्सपीरियंस से नहीं मिल रहा है, जो हमें अपने अनुभव से नहीं मिल रहा है, तो वो आइडिया आ कहाँ से रहे हैं। So rationalists tend to favor innatism or innate ideas. The belief that we are born with certain ideas already in our mind. जन्मजात प्रत्यय जिसको कहा जाता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारा दिमाग तब से क्या है, खाली नहीं है, उनमें कुछ जन्मजात प्रत्यय एग्जिस्ट करते हैं। ये है इनिटिज्म। नाउ दैट इज दे आर इनेट इन अस, द आइडियाज, इनेट आइडियाज क्या है, इनरेंट हैं। So potential examples include mathematical or logical principle, moral sense and concept of God. तो इस तरह के जो mathematical truth हो गए, logical principle, moral principle, concept of God, soul, ये सब क्या है, ये हमारे mind में पहले से ही exist करते हैं according to rationalists. Further, innatism claims that such ideas are present in us from birth, but this does not guarantee our immediate awareness of their presence. कि ये हमारे माइंड में बर्थ से एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये तुरंत हम इसके बारे में अवेयर हो जाएं। रेने डेकार्ट एंड गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज support the existence of innate ideas and their realization through reason. They argue that the truth revealed by such ideas are eternal, necessary and universal. अब देखिए ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि एम्पिरिसिज्म का थियोरी क्या है, रेशनलिज्म का थियोरी क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कांट का क्या व्यू है। इमैनुअल कांट, who was a German philosopher, expanded upon understanding of empiricism and rationalism, which he combined into a philosophical theory of his own called transcendental idealism. This is important term, transcendental idealism. His philosophy is a mixture between rationalism and empiricism. तो कांट की जो फिलॉसफी है वो क्या है, वो एम्पिरिसिस्ट को भी एक्सेप्ट करती है, रेशनलिस्ट को भी, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो कुछ चीजें रेशनलिज्म से लेती है, कुछ चीजें एम्पिरिसिज्म से लेती है। कांट first task was to develop a new understanding of knowledge that would underpin science and walk between dogmatism of the rationalist एंड स्केप्टिज्म ऑफ द एम्पिरिसिस्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि रेशनलिस्ट में भी प्रॉब्लम है और एम्पिरिसिस्ट में भी प्रॉब्लम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉगमेटिज्म? इट इज द टेंडेंसी टू ले डाउन प्रिंसिपल एज इनकॉन्ट्रोवर्सिबिलिटी ट्रू विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस और द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो वो कहते हैं कि भाई जो रेशनलिस्ट हैं वो दूसरे का ओपिनियन ही नहीं लेते, वो तो मतलब एक बहुत कट्टरवादी तरीके से उन्हीं प्रत्ययों को, उन्हीं आइडियाज़ को मानते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, इनेट आइडियाज़ होते हैं।
दूसरी तरफ जो इम्प्रेसिस्ट हैं वो कहते हैं उनका क्या है, स्केप्टिज्म। वो कहते हैं कि वो उनका तो संदेहवाद, वो हमें नॉलेज नहीं होने देता। तो वो इन दोनों के बीच ना एक लिंक बनाते हैं। कांट क्या है, इन दोनों के बीच एक लिंक बनाते हैं। एंड हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क डीलिंग विथ एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, यानी हमें नॉलेज कैसे होती है, रियलिटी क्या है, ये उन्होंने अपनी जो फेमस वर्क है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न और उसमें मेंशन किया है। और ये बहुत मोटी बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कांट इतने एक्सटेंड है कि लोग इनकी किसी एक कॉन्सेप्ट पे अपनी पीएचडी कर लेते हैं, इतना एक्सटेंड है। और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि कांट पे वो अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं या अच्छे से उनकी नॉलेज नहीं गेन कर पाए हैं। Kant referred his own thoughts as critical philosophy. What is the meaning of critical philosophy? ऐसा नहीं है कि वो सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं। Kant was not calling for a negative attitude in philosophy that rejects everything. ऐसा नहीं है। On the contrary, the word critique comes from a Greek word and means to sort and to sift out, यानी सुलझाना चीज़ों को ना, जो उलझी हुई है। रेशनलिज्म और इम्प्रेसिज्म के बीच जो डिबेट है उस पे उसको उसके चलते हम कैसे एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कांट अपनी फिलॉसफी में बताते हैं। दो ऑल आर नॉलेज बिगिन विथ एक्सपीरियंस, इट डज नॉट फॉलो दैट इट ऑल अराइज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं अनुभव से ही शुरू होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जितनी भी नॉलेज होती हैं उनका एकमात्र सोर्स एक्सपीरियंस ही है। दिस एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स फॉर नॉलेज, indicating that there was still a need for some of the rationalist assumption. According to Kant, he is saying that the way in which reality appears to us depends on the contribution of both the sense and intellect. सेंस किसको इंडिकेट करता है, एम्प्रिसिज्म को, और इंटेलेक्ट आपको करेगा रेशनलिज्म। रेशनलिज्म पूरा ही लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हाँ, सो सेंस एम्प्रिसिज्म को एंड इंटेलेक्ट रेशनलिज्म को। अब वो कहते हैं कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, नॉलेज को गेन करने में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। ही इज नॉट saying that the mind brings reality into existence out of nothing. ऐसा नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहे कि एक्सपीरियंस के बिना हम रियलिटी की बात कर सकते हैं या सिर्फ माइंड ही हमें नॉलेज दे सकता है। सो नॉट ओनली, अगर हम बात करें कि भाई ओनली माइंड और रीजन या फिर ओनली एक्सपीरियंस, ये दोनों ही गलत है। वो कुछ पार्ट इसका लेंगे, कुछ पार्ट इसका लेंगे और फिर बनेगी उनकी फिलॉसफी। सो फ्रॉम रेशनलिज्म, देखो रेशनलिज्म से क्या उठाते हैं, दिस टू पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। From rationalism, he takes the idea that we can have a priori knowledge of significant truth, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ए प्रायरी नॉलेज, यानी उनकी नॉलेज हमारे अंदर पहले से ही है। रेशनलिज्म की ये बात वो मानते हैं, बट रिजेक्ट द आइडिया दैट वी कैन हैव ए प्रायरी metaphysical knowledge about the nature of things in themselves, God and soul. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमें रीजन के थ्रू गॉड जैसी चीजों के बारे में पता चलेगा, तो ऐसा नहीं है। From empiricism, he takes the idea that knowledge is essentially knowledge of experience, but reject the idea that we cannot learn any necessary truth about experience, necessary truth which is not dependent on experience. तो वो necessary truth होते हैं।
तो ये हो गया कि वो रेशनलिज्म से कुछ लेते हैं लेकिन पूरा नहीं लेते हैं, उसमें भी कुछ रिजेक्ट करते हैं। उसी तरह एम्पिरिसिज्म से कुछ लेते हैं लेकिन पूरा नहीं लेते, उसमें से भी कुछ रिजेक्ट करते हैं। नाउ further, Kant argue that for our perception to make sense to us, they should be received into concepts that exist within our mind. कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है तो हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका उनसे तालमेल होना चाहिए। These structures of understanding allow our mind to process the impression that we experience. For instance, the mind should have the ability to recognize whether two sensations are similar or different. हमें हमारे ये माइंड डिसाइड करेगा ना कि हम आग को छू रहे हैं और हम ठंडे पानी को, तो इन दोनों सेंसेशन में डिफरेंस है या ये एक जैसी हैं, तभी तो हमारा एक्सपीरियंस भी सही होगा। So without this ability, we cannot make sense of experience. Or consider that we perceive object in space and time, stand in cause-effect relation, and belong to the category of unity, plurality, assertion, negation, particular, universal, unlike. इस तरह जो भी हम चीज़ परसीव करते हैं वो इन कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। सो हेयर अगेन we are incapable of understanding any experience that is not processed through these category. ऐसा नहीं है ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस एंड टाइम को बिलोंग नहीं कर रहा है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम एक्सपीरियंस करें बट इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। सो वो कैटेगरी में अगर आ रहा है तो ये कैटेगरी जो है, ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये हमारे माइंड में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि कांट कितना डीपली इस चीज़ को समझा रहे हैं कि एक्चुअल में हम नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं, है ना। तो वो गेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ना सिर्फ एक्सपीरियंस हमें नॉलेज दे रहे हैं और ना सिर्फ हमारा रीज़न, ये दोनों मिलकर हमें नॉलेज दे रहे हैं। सो कांट आर्ग्यू दैट स्पेस टाइम कॉजेशन क्वांटिटी क्वालिटी and the like are represented to us in innate structure or concept. तो ये जो चीज़ें हैं, these are innate ideas, space, time, causation, quality, quantity, है ना, ये इनका नॉलेज हमारे माइंड में पहले से ही है, and that our mind are fitted with prior to experience. कि हमें कोई भी चीज़ जब हमें एक्सपीरियंस हो रही है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे माइंड में, उसकी क्लियरिटी हमारे माइंड में क्यों है, उन कॉन्सेप्ट्स की वजह से। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक एप्पल है ना, एप्पल है और वो बहुत स्वीट है, वो बहुत रेड है, आप देख तो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब उसे देख रहे हैं तो सिर्फ देखना सफिशिएंट नहीं है, अगर आपके मन में रेडनेस का या फिर कंपैरिजन का ये एबिलिटी नहीं है, आपका माइंड अगर फंक्शन नहीं कर रहा है इन चीज़ों पे, तो सिर्फ देखने बस से उसकी नॉलेज नहीं होगी। आप देखते हैं वो ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करके माइंड उस पर अपना फंक्शन करता है, वर्क करता है, और उसके बाद हमें नॉलेज होती है। नाउ ट्रांसजेंडल आइडियलिज्म। व्हाट इज ट्रांसजेंडल, क्या मीनिंग है इसका? Kant defined it in the following way when he used it to describe knowledge. I call all knowledge transcendental if it is occupied not with objects but with the way that we can possibly know object even before we experience them. वो कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल क्या है? वो सभी नॉलेज जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इवन ऑब्जेक्ट को परसीव करने से पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। एंड the
transcendental idealist Kant, when Kant says that external things are real, अगर कांट ये कह रहे हैं कि external things are real, तो उनका क्या मतलब है? He says nothing more than to say that they are real within the necessary condition of human faculties of thought and intuition. कि अगर कुछ रियल है वो इसलिए क्योंकि आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, आपका माइंड उस चीज़ के बारे में फंक्शन कर रहा है, इसलिए वो रियल है, अदरवाइज नहीं. सो एवरीथिंग इंट्यूटेड or perceived in space and time, and therefore all objects of a possible experience are nothing but phenomenal appearance. इसको हम पढ़ेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को क्लैरिफाई करेंगे. वो कहते हैं कि स्पेस और टाइम में आप जो भी ऑब्जेक्ट परसीव कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो अपने आप में एक फिनोमिनल अपीयरेंस है, वो हमें अपीयर हो रहे हैं हमारे सामने. दैट इज मेयर रिप्रेजेंटेशन विच इन द वे इन विच दे आर रिप्रेजेंटेड टू अस एज एक्सटेंडेड बीइंग और एज सीरीज ऑफ चेंज हैव नो इंडिपेंडेंट सेल्फ सब्सिस्टेंट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम आवर थॉट. वो कहते हैं कि उन चीज़ों का हमारे थॉट से अलग कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. एंड दिस डॉक्ट्रिन आई इंटाइटल ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म. कि जो भी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो रही हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है. जैसे कि मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो मिरर में जो तस्वीर दिखती है वो रियल नहीं होती है ना. उसी तरह हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ये रियल नहीं है. ये अगर हमें रियल लग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ आवर थॉट, द फंक्शन ऑफ आवर माइंड. सो अकॉर्डिंग टू हिज famous doctrine, we must distinguish between appearance and things in themselves. ये हम पढ़ेंगे appearance and things in themselves. ये दो अलग चीज़ें हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है. appearance and things in themselves, that between which is mind dependent and which is not. इसमें से एक mind dependent है और एक नहीं. So, word of experience is a word of appearance. कि हमें ये जो दिख रहा है, जो हमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे एक्सपीरियंस के, लैपटॉप, हाउस, है ना, कुछ भी फोन, पैन, कुछ भी, ये क्या है? These the all things are the word of appearance and not things in themselves. तो ये अब नाउ थिंग्स इन देमसेल्फ क्या है ना. अपीयरेंस को तो हम समझ गए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बारे में. इन कांट व्यू ह्यूमन कॉग्निशन इज लिमिटेड टू ऑब्जेक्ट दैट समहाउ डिपेंड ऑन आवर माइंड, नेमली अपीयरेंसेस, whereas the mind independent word things in themselves lie beyond the limit of our experience. हम उन्हें एक्सपीरियंस करें या ना करें वो एग्जिस्ट करते हैं. थिंग्स इन देमसेल्व्स जो हैं. फर्दर द वर्ड कंसिस्ट ऑफ थिंग्स इन देमसेल्व which don't exist in space and time, don't enter causal relation. ये जो शाश्वत वस्तुएं हैं ये कहीं ये स्पेस एंड टाइम में बाउंड नहीं है, ये कॉजल रिलेशनशिप में बाउंड नहीं है. वी कैन हैव कॉग्निशन ओनली विद इन द रेलम ऑफ एक्सपीरियंस. ऑब्जेक्ट इन दिस रेलम दैट इज एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट एंड आर माइंड डिपेंडेंट. कांट कॉल सच ऑब्जेक्ट अपीयरेंस which are to be contrasted with the things in themselves. According to Kant, idealism, things in themselves, the mind-independent world, are beyond our epistemic reach and cannot be an object of cognition. तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये हमारे परसेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं है. हम सिर्फ अपीयरेंस को परसीव कर सकते हैं, या जो भी हमें परसीव हो रहा है वो सिर्फ अपीयरेंस है. अकॉर्डिंग टू कांट,
These category are transcendental in the sense that they bridge the gap between mind and word. ये दो चीज़ों में गैप बना रहे हैं, आपके माइंड में जो प्रोसेस हो रही है और वर्ड में आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज कैसे होगी, ये दो चीज़ें ये ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म जो है ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो परसेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स यानी जो आपके माइंड में है उसका भी परसेप्शन हो सकता है, और जो आपको परसेप्शन हो रहा है वो क्या है, परसेप्ट्स, ठीक है ना। सो एज कांट व्यूज फेमसली एक्सप्रेस, परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी। तो बहुत सीधा सा ये कंक्लूजन है कि कांट कहते हैं कि देखिए बिना रीज़न के एक्सपीरियंस भी पॉसिबल नहीं है और बिना एक्सपीरियंस के नॉलेज भी गेन करना पॉसिबल नहीं है। रीज़न भी काम नहीं कर सकता, उसको भी तो सब्जेक्ट चाहिए, उसको भी तो मैटर चाहिए ना काम करने के लिए। तो इसलिए परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स किसी काम का नहीं है, कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स ये भी किसी काम का नहीं है। द बोथ आर इम्पॉर्टेंट to gain complete knowledge or complete vision. So in the next video we'll discuss the rest things like phenomena, noumena, judgments like analytic, synthetic, a priori, a posteriori ना, ये सब हम next video में पढ़ेंगे। Thank you so much.